आ चुका हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए एक और नई ब्रांड न्यू मानवा लेकर, जो कि लिटरली अभी रिलीज हुआ है। तो चलिए यार बगैर इंट्रो के इसको शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में कोई आदमी चिल्लाते हुए कह रहा था, हे आखिर तुम क्या कर रही हो, आखिर तुम वहाँ पर क्या कर रही हो, तुम वहाँ से नीचे गिर जाओगी, वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए नीचे आ जाओ। जहाँ हम देखते हैं उस लड़की को भी, जो लड़की हाईवे पर खड़ी होकर तालाब में कूदने वाली होती है, और जो सभी लोग हैं वो पीछे आवाज दे रहे थे कि आखिर तुम क्या कर रही हो, तुम वहाँ से नीचे गिर जाओगी। तभी वो लड़की कहती है, कौन कह रहा है कि आज यहाँ पर कोई मरेगा। पर तभी वहाँ पर कोई चिल्लाने लग जाता है, जहाँ पर कहता है, क्या वो कोई पर्सन है जो अभी बहता हुआ दूसरे साइड गया है। तो लड़की थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है, इसलिए वो पीछे मुड़कर देखती है कि आखिर क्या हुआ। पर जैसे ही वो देखती है कि वो सारे के सारे लोग उसी की तरफ भागते हुए आ रहे हैं, जहाँ वो कह रहे हैं उस चीज के अंदर वो पर्सन है, वो उसी तरफ ही जा रहा है, जल्दी करो। उनका इतना ज्यादा हड़बड़ाया हुआ देख कर लड़की को समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। जहाँ वो कहती है क्या उस चीज के अंदर, उसके बाद वो पानी के अंदर देखने लग जाती है, जहाँ पर कोई चीज बहते हुए आ रही थी। और हम देखते हैं कि ये चीज कुछ और नहीं बल्कि एक आइस का बर्फ होता है, जिसके अंदर कोई सील था। और ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि हमारे कहानी का मेन लीड होने वाला है। फिर हमें इसके पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक बड़े से झरने पहाड़ी के कोने के पास, जहाँ हमारा हीरो एक लड़की को बचा रहा था, लेकिन तभी उसके ऊपर कोई हमला करता है, जो उससे कहता है अब तुम्हारे पास जाने के लिए यहाँ से कोई जगह नहीं है, अब तुम यहीं पर मर जाओ। लेकिन जो हमारा एमसी होता है वो अपने स्वॉर्ड से ही उन सभी के अटैक को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लेता है, जहाँ उन लोगों से कहता है तुमने सही कहा, बहुत समय जा चुका है जब मैंने खून की खुशबू सूंघी थी। और उसके बाद अपना तलवार उठाते हुए उन सभी को बहुत ही दूर फेंक देता है, जहाँ वो गुस्से से सभी से कहता है तो फिर आ जाओ, आज सभी का अंत यहीं पे कर देंगे। और उसके बाद जो हमारा एमसी है वो एक लंबी सी सांस लेता है, और उसके बाद एक जोरदार स्विंग उन सभी के ऊपर मार देता है। और इसकी पावर का अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हैं कि सामने आने वाले पेड़ सभी के सभी गाजर मूली की तरह कटे जा रहे थे, और उसी के साथ वहाँ पर जितने भी असैसिन होते हैं उन सभी के तो दो टुकड़े हो जाते हैं। और उसके बाद वो उस लड़की से कहता है, मिस आप निश्चिंत रहें, मैंने सारे दुश्मनों को जान से मार दिया है, अब ये कभी भी नहीं उठ सकते। पर तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है जो कहता है, कम से कम 300 लोग, तुमने तो झरने के पानी को भी खून में बदल दिया, सच में मैं तो तुमसे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गया, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था गोरियो के सबसे बेहतरीन तलवारबाज से, चियोक रियोगुन। हालांकि अभी तो मैं तुम्हारे अंदर मौत देख रहा हूँ, मुझे पता है अभी तुमने जो फाइनल स्ट्राइक किया है उसके साथ तुम्हारा शरीर में जो पॉइजन था वो पूरी तरह से फैल चुका है, और ये अब तुम्हारा आखिरी स्टेज है। ये कितनी ज्यादा बुरी बात है ना, क्या इस लड़की का जीना तुम्हारे जीने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये बात सुनकर चियोक रियोगुन कहता है, अपनी बकवास करना बंद करो। तो ये सुनकर जो पर्सन होता है वो कहता है, तो ठीक है फिर अभी मैं तुम्हारा अंत कर ही देता हूँ। जो कहते हुए वो सीधे हमारे एमसी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और इधर जो हमारा एमसी है वो अपने मन में सोच रहा था, मिस आप रो क्यों रही हो, क्या मैंने आपसे वादा नहीं किया था कि मैं मरते दम तक आपकी रक्षा करूंगा। हम देखते हैं कि उसका अटैक हमारे एमसी को लग जाता है, तो उस अटैक की लगने की वजह से हमारे एमसी को ओपनिंग मिल जाता है, इसलिए वो उसे कसकर पकड़ लेता है, जहाँ अपने मन में सोचता है मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा, आपको मैं शांति से जीने का मौका जरूर दूंगा। जो सोचकर वो उसको लेकर सीधे झरने के नीचे कूद जाता है, और उसके मार्क्स को हटाते हुए कहता है, फाइनली मैं तुम्हारी घटिया शक्ल देख सकता हूँ। लेकिन वो जिसे देखता है उसे देखकर तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, जहाँ वो सोच रहा था क्या तुम। और वो जो पर्सन होता है वो हमारे एमसी को देखते हुए कहता है, मुझे तुम्हारे शक्ल में ये जो हैरानी हुई इसे देखकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, शायद अब मैं जी चुका हूँ। और हमारा जो एमसी होता है वो उसे कहता है, योन आखिर तुम क्यों। और इसी के साथ वो दोनों झरने के अंदर गिर जाते हैं, और सीन हमारा वापस से प्रेजेंट पे आता है, जहाँ पे कई सारे लोग इकट्ठा होकर किसी चीज को देखते हुए कहते हैं, क्या आइसबर्ग के अंदर एक क्रिएचर, सच में यार इसकी तो आइसक्रीम ही बन गई है। तो ये सुनकर दूसरा पर्सन होता है वो उससे कहता है, टीम लीडर ये जोक मारने का समय नहीं है। तो ये सुनकर वो टीम लीडर कहता है, अच्छा ठीक है फिर तो ये बताओ इसका रिजल्ट क्या है, ये कौन से एरा से आया है। तो ये सुनकर वो जो लड़का होता है वो उनसे कहता है, ये अराउंड गोरियो के समय से होगा। और हमें पता चलता है ये जो टीम लीडर है उसका नाम जियोंग सैंगयोन होता है, जो कि सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस DLS रिसर्च टीम का लीडर है। और DLS का फुल फॉर्म होता है, ये सीधे प्रेसिडेंट के लिए काम करता है, जहाँ वो कहता है शायद से दुनिया ऐसी बन सकती है क्राई ह्यूमंस पॉसिबल हो, यानी कि इतने सालों तक जीने के बाद भी जिंदा हो, क्योंकि ये जिंदा है और इसकी कंडीशन भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो ये सुनकर उसका टीम मेंबर उससे कहता है, लेकिन सर हमें क्या इस आदमी को इतना ज्यादा बांधने की जरूरत थी, क्योंकि इसे ऐसा लग सकता है कि हम इसके ऊपर वायलेंस का यूज कर रहे हैं। टीम लीडर कहता है, तो तुम अभी कह रहे हो ना, लेकिन जब तुम इसके चार्ट्स को देखोगे तो तुम ये नहीं कह पाओगे, इसकी बॉडी ह्यूमन से इनक्रेडिबल है, इस हद तक कि हम इसको ह्यूमंस भी नहीं कह सकते हैं। अभी भी हमें कई सारी रिसर्च करना बाकी है, हम जितना ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं उतना ही ज्यादा हमें शॉक रिजल्ट मिल रहा है। अगर मैं तुम लोगों को सिंपल वर्ड्स में बताऊं, ये एक ऐसी चीज की खोज है जो कि अननोन है। तो ये सुनकर वो जो टीम मेंबर होता है वो उनसे कहता है,
लेकिन सर तब तो हमें इसकी केयर करना चाहिए। अगर हम एक तरीके से देखें तो ये हमारे पूर्वजों को दिया गया एक तोहफा है। और ये जो मेंबर हमारे एमसी की इतनी अच्छी तारीफ कर रहा है, इसकी फोटो मैं तुम्हें आखिरी में दिखाऊंगा, जहाँ हमारे एमसी ने आखिर इसकी तारीफ के लिए इसे रिपे कैसे दिया है। तो ये सुनकर टीम लीडर कहता है क्या एक तोहफा, और इसके पास वो जाते हुए कहता है होपफुल प्रेसिडेंट बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन ये एक गिफ्ट है या डिजास्टर, ये तो हमें इसके होश आने के बाद ही पता चलेगा। तो ये सुनकर वो टीम मेंबर कहता है चलिए टीम लीडर, ऐसा कोई रास्ता नहीं है जहाँ वो सब कह ही रहा था, लेकिन हम उसके पीछे देखते हैं कि हमारा एमसी तो जाग चुका है। और वहाँ से हमारा सीन कट हो जाता है और हमें एक सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक पर्सन एक लड़की के जांघों पर हाथ रखते हुए उससे कहता है हाँ कितना अच्छा फील हो रहा है, मैं इसको पकड़ने के बाद और भी ज्यादा अच्छे से ड्राइव कर रहा हूँ। तो ये सुनकर वो जो लड़की है वो उससे कहती है अच्छा तब तो तुमने उस चुड़ैलों के भी पैर ऐसे ही पकड़े होंगे। तो ये सुनकर वो घबराते हुए कहता है अरे नहीं तुम ऐसी कैसी बात कर रहे हो। जहाँ वो सभी कह रहा होता है पर तभी उनके गाड़ी से आगे कोई बहुत तेजी से भागता है, जहाँ वो शौक होते हुए कहता है आखिर ये क्या था। पर तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि उस समय सुसाइड कर रही थी, जहाँ वो ट्रैफिक की वजह से खड़ी हुई थी। और फिर हमें उन्हीं लोगों का सीन दिखाया जाता है जो कि उनके गाड़ी के साथ हमारा एमसी भाग रहा था, जहाँ उसे देखकर वो जो लड़का होता है वो हैरानी से कहता है आखिर ये क्या बवाल चीज है रे, मैं पहले से ही 80 की स्पीड से गाड़ी भगा रहा हूँ, तो ये बंदा आखिर मेरी गाड़ी से स्पीड से कैसे भाग रहा है। और जो हमारा एमसी वो अचानक से उनके गाड़ी के सामने से घूम जाता है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी थोड़ी सी अनबैलेंस हो जाती है। इसलिए वो चिल्लाते हुए कहता है साले कमीने कम से कम रास्ता बदलने से पहले हमें बता तो दिया कर। लेकिन जो हमारा एमसी वो किसी की भी नहीं सुन रहा था, वो सडनली वहाँ से भाग ही जा रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पर कई सारे गाड़ियों के तो ठोकर लग जाते हैं, यानी कि एक्सीडेंट होते जा रहा था। और वो जो बंदा था वो हमारे एमसी को अभी भी गाली दे रहा था, लेकिन हमारा एमसी किसी की बात ना सुनते हुए सीधे बस भागते ही जा रहा था। और हम उसी लड़की को भी देखते हैं जो कि वहाँ सिग्नल पर खड़ी हुई थी, जहाँ वो हमारे एमसी को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थी, जहाँ पे बाकी लोग वीडियो बनाते हुए कह रहे थे वाह क्या वो एक सुपर ह्यूमन है या ऐसा ही कुछ, क्या हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए, आखिरकार ये कर क्या रहा है। जहाँ वो सभी ये बातें कर रहे थे और हमारा एमसी भागते हुए सोच रहा था ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक सपना है, ऐसी दुनिया जो मैंने अभी तक कभी नहीं देखा, और अगर ये सपना नहीं है तो आखिर ये है क्या चीज। और ये सब सोचते हुए उसे अपनी मिस की याद आ रही थी, जिसे वो बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसको चारों तरफ से पुलिस की गाड़ियां घेर ली थी। मानना पड़ेगा दोस्तों यार, चाइना की गाड़ी तो बहुत ही ज्यादा तेज है, अगर ये चीज हमारे देश में हुआ करता तो इसका जवाब लोग कमेंट में बता देना। जहाँ सभी पुलिस वाले उतरकर वहाँ के पब्लिक को वीडियो बनाने से रोकते हुए उन सभी को दूर भेज रहे थे। और वही हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर से कहता है, और वहीं पर हम दूसरी ऑफिसर को भी देखते हैं जहाँ पर एक और ऑफिसर आते हुए कहता है सर क्या आपने मुझे बुलाया है, और आपको देखकर ये नहीं लग रहा है कि आप हमारे चौकी से हैं, तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप कहाँ से हैं। तो वो जो ऑफिसर होता है वो उनसे कहता है मुझे हायर अप्स ने ऑर्डर दिया है इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, और हाँ ज्यादा सवाल जवाब मत करो, जाके उसे अंदर डालो। और हम अपने एमसी को भी देखते हैं जो कि ये सब देखते हुए सोच रहा था हाँ ये सही है, मैं योंग के साथ झरने से नीचे गिर गया था। पर तभी हम देखते हैं उसके पास एक ऑफिसर आते हुए हमारे एमसी से कहता है देखो ज्यादा रेजिस्ट मत करो, आराम आराम से हमारे साथ चुपचाप चलो, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा, नहीं तो हमें बहुत ही ज्यादा गलत कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन हमारा एमसी उनकी बात ना सुनते हुए अपने मन में सोच रहा था मुझे लगा था कि मैं उस समय वहाँ पर मर गया था, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये बस एक ही चीज पॉसिबल हो सकता है, योन के फॉलोअर में से एक जिसका नाम है योन यून ही, जो कि अपने सामने वाले पर्सन के दिमाग से खेलती है। तो यही सोचते हुए वो कहता है अच्छा तो मुझे अब पिंजड़े में बंद करने की कोशिश की जा रही है। और ये सोचकर वो दोनों पुलिस ऑफिसर के ऊपर हमला करते हुए उन दोनों को साइड में उड़ा देता है, जहाँ कहता है मुझे उसने इल्यूजन में रखा है। तो ये देखकर एक ऑफिसर चिल्लाते हुए कहता है अब मेरे पास कोई और चॉइस तुमने नहीं छोड़ा है, मैं टेजर गन का यूज कर रहा हूँ। जो कहते हैं वो टेजर गन चलाकर उसके ऊपर फायर कर देता है, लेकिन हमारा एमसी इन तिद्दियों गन से आखिर इसे क्या हो सकता है, जिसकी वजह से वो अपने 2 उंगलियों से ही उसके टेजर गन को पकड़ लेता है, जहाँ उसे देखते हुए कहता है इसके अंदर तो लाइटनिंग की पावर है। जहाँ वो सब कह रहा होता है, लेकिन तभी उसके पीछे और भी ज्यादा टेजर गन का अटैक आ जाता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा करंट लगता है। और एक ऑफिसर चिल्लाते हुए कहता है इडियट, उसके ऊपर तुम लोगों ने एक साथ हमला क्यों किया, ऑफिसर चो जल्दी से जाकर उसे चेक करो कि वो ठीक है कि नहीं। और हम अपने एमसी को भी देखते हैं जो कि उन सभी वायर को पकड़ते हुए कहता है मुझे नहीं पता कि आखिर उसने मेरे ऊपर इल्यूजन कास्ट कब किया, लेकिन मुझे इससे जल्दी निकलना होगा। जो कहते हुए टेजर गन की वायर को पकड़कर जोर से खींचता है, जिसकी वजह से उन पुलिस ऑफिसर में जो गन थी वो सभी छूट जाती है, और कहता है तुम एक क्षण के लिए सब मत सोचना कि तुम इन चीजों से मुझे रोक सकते हो। और उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो 2 ऑफिसर को उनकी गाड़ी पर फेंक देता है, और वहीं पर एक पर्सन होता है जो उन सभी की वीडियो बना रहा था, जहाँ वो कहता है क्या ऐसा भी सही है पुलिस वालों को इस तरीके से पीटना। और हम देखते हैं कि हमारा एमसी उस टेजर गन को वेपन की तरह यूज करते हुए सारे ऑफिसर को दूर फेंक रहा था, जहाँ वो सोच रहा होता है इस इल्यूजन से बाहर जाने
का बस एक ही रास्ता है, मुझे इस दुनिया के अंदर छुपे हुए चाबी को ढूंढना होगा। सच्ची में यार हमारे एमसी के बहुत बड़ा चूतिया काटा जा रहा है। जहाँ वो सब सोच ही रहा होता है पर तभी वहाँ पर पुलिस अनाउंस करने लगती है, ये स्पेशल पुलिस फोर्स है, प्लीज तुम अपने आप को सरेंडर कर दो। लेकिन हमारा एमसी उसकी बात पर ना ध्यान देते हुए अपने मन में सोच रहा था ये सब मीनिंगलेस है। और इसके बाद वो अपने पैर को बहुत ही जोर से जमीन पर पटकता है, जिसकी वजह से जमीन भी टूट जाती है और उस शॉकवेव की वजह से आसपास जितने भी गाड़ी थे वो भी उस जगह से उड़ने लगते हैं। और उसके बाद क्या होगा तो आप लोग जानते होंगे, क्योंकि मुरीम के मानवा में जो भी लोग जमीन पर पैर रखते हुए आसमान में उड़ने के सिवा और क्या ही कर सकते हैं। जहाँ हमारा एमसी बिल्डिंग के ऊपर जंप करते हुए वहाँ से निकल जाता है, जहाँ वो सोच रहा होता है मुझे यहाँ पर जल्दी करनी होगा। और हमारे एमसी को इस तरीके से उछलता हुआ देखकर एक कमांडर कहता है क्या ये इंसान भी है। और हम वहीं पर एक पर्सन को चिल्लाते हुए भी देखते हैं, जो कि चिल्लाते हुए कहता है आखिरकार वहाँ पर हो क्या रहा है। और हमें पता चलता है कि इसका नाम है जोंग मिन हो, जो कि नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस का डायरेक्टर है, जिसे हम डायरेक्टर ही बुलाएंगे, जो कि टीम लीडर से बात कर रहा था। जहाँ पर टीम लीडर कहता है मुझे माफ कर दीजिएगा सर, हमने ऐसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर किए थे। लेकिन जहाँ वो इतना कह रहा होता है लेकिन तभी डायरेक्टर उसे चिल्लाते हुए कहते हैं इन सभी के बारे में भूल जाओ, पुलिस छोड़ो, यहाँ पर तो स्पेशल फोर्स भी इसके सामने नहीं टिक पा रहे, हम यहाँ पर मैसिव डैमेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सुनकर टीम लीडर कहता है अगर ऐसी बात है तो ये कंफर्म करता है कि वो जो एंटिटी है वो हमसे डिफरेंट लेवल पर है। तो ये सुनकर डायरेक्टर चिल्लाते हुए उससे कहता है क्या तुम यहाँ पर जोक मार रहे हो, क्या तुम यही चीज प्रेसिडेंट को जाकर कहोगे। लेकिन तभी पीछे से एक बंदा कहता है उसके ऊपर तुम इतना गुस्सा मत करो, क्योंकि इन सब के पीछे मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। और आखिर में वो एक ऐसा पर्सन है जो कि कई सौ साल पहले का है और मॉडर्न वेपन के सामने वो बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा। जहाँ में उसका फेस तो नहीं दिखाया जाता लेकिन सचमुच ये हिस्ट्री काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। और हमें हमारे एमसी को भी दिखाया जाता है, जो कि हेलीकॉप्टर को देखते हुए कहता है क्या ये सही नहीं है कोरियो के वॉरियर्स, क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो। जो कहते हुए वो किसी के पास जा रहा था, जहाँ जाते हुए उनसे कहता है और अगर ऐसी बात है, जो कहते हुए एक झाड़ू को उठाता है और झाड़ू के नीचे के पार्ट को तोड़ते हुए बहुत ही गुस्से के साथ आर्मी को देखने लग जाता है। पर तभी एक आर्मी उसके पैर के पास गन शूट करता है और उससे कहता है ओए कद्दू ये देख ये एक गन है और इनके सामने तुम्हारे जैसा मार्शल आर्टिस्ट किसी भी काम का नहीं, इसलिए अगर तुम ज्यादा रेजिस्ट करोगे तो हमें तुमको मारना होगा। और वो अपने सोल्जर से कहता है वो हमेशा आगे रहता है और वो कभी भी पीछे नहीं हटेगा, इसलिए तुम लोग संभाल के। तो ये देख कर एक सोल्जर पूछता है लेकिन आखिरकार वो कर क्या रहा है। और हमारा एमसी उन लोगों से कहता है अगर तुम लोग यही चाहते हो तो चलो फिर देखते हैं कि यहाँ पर कौन मरता है। हम देखते हैं वो एक मार्शल आर्टिस्ट का पोस्ट लेता है, जिससे वो उस डंडे को यानी कि उस झाड़ू वाली शांताबाई को एक शॉट की तरह इस्तेमाल करने वाला है। तो इस पोस्ट को देखकर वो सोल्जर कहता है हाँ यार तुम सचमुच एक इंटरेस्टिंग पर्सन हो, तो जरा अब तुम इसका स्वाद तो चखो। जहाँ पर वो गोली चलाने वाला होता है पर तभी कोई कहता है सारे रुक जाओ, मैं खुद ही नीचे जाकर देखूंगा। और हमारा एमसी तभी पीछे देखता है, जहाँ पर हमें उसके पीछे एक बड़ा सा हेलीकॉप्टर दिखाया जाता है, जहाँ उस हेलीकॉप्टर से एक पर्सन नीचे उतरता है। और वही हम उस हेलीकॉप्टर के अंदर उस आदमी को भी देखते हैं, जो कि हमारे एमसी को एक इंसान जैसा ट्रीट करने के लिए बोल रहा था। हमें इसका नाम तो नहीं बताया गया है, तो इसलिए हम इसका नाम रखने वाले हैं मिंगू। जहाँ पर मिंगू कहता है आप अपना डिस्टेंस बनाए रखना सर, और तुम लोग अपना गार्ड बिल्कुल भी डाउन मत करना। और वो पर्सन हमारे एमसी से कहता है मैं बहुत ही ज्यादा देर से ग्रीटिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं हूँ इस कंट्री का प्रेसिडेंट कांग जी खान। जहाँ प्रेसिडेंट को देखकर तो सभी लोग घबराते हुए कहते हैं नहीं मिस्टर प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कहता है अरे कोई बात नहीं, तुम लोग अपने गन को डाउन करते हुए साइड हट जाओ। तो ये सुनकर जो हमारा एमसी होता है वो उससे कहता है क्या प्रेसिडेंट क्या इसका मतलब राजा होता है। तो प्रेसिडेंट ये बात सुनते हुए कहता है हाँ तुम ये कह सकते हो। सबसे पहले मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ कि हम लोगों ने तुम्हारा इस तरीके से वेलकम किया, तो इसलिए मैं तुम्हारा दोबारा वेलकम करता हूँ। ये तुम्हारा फ्यूचर है और मैं साउथ कोरिया का प्रेसिडेंट हूँ, हमें बहुत ही ज्यादा बात करनी है, क्यों मैंने सही कहा। और ये कहते ही वो हमारे एमसी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है मैं तुमको एक बेहतर जगह लेकर चलूंगा। और हमारा एमसी उसकी बात सुनते हुए कहता है क्या बेहतर जगह। और ये सब देख कर तो जो सोल्जर्स होते हैं वो भी थोड़ा हैरान होते हैं। तो ये सब सुनकर हमारा एमसी हाथ बढ़ाने वाला ही होता है, पर तभी वो अचानक से प्रेसिडेंट के ऊपर हमला कर देता है, जहाँ उसका गला काटते हुए कहता है ये तुम ही वो चाबी हो इस इल्यूजन से बाहर जाने की। और इसे देखकर तो बाकी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जहाँ पर वो चिल्लाते हुए कहते हैं उसने प्रेसिडेंट के गले को काट दिया है, जल्दी से फायर करो। और ये सुनते जो सारे के सारे सोल्जर्स होते हैं वो भी अपने डिफेंस फॉर्म में आते हुए फायर करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन जो प्रेसिडेंट होता है वो अपना हाथ को उठाते हुए कहता है फायर मत करना, जैसे कि तुम सभी देख सकते हो मैं ठीक हूँ। और वो सोच रहा होता है आखिर यहाँ पर हुआ क्या, ये आखिर कैसी फीलिंग थी। ये जो फीलिंग थी वो बहुत ही ज्यादा अजीब है, क्या उसका इंटेंशन कुछ और ही था या उससे फिर गलती हो गई। और हमारा एमसी अपने हाथ को देखते हुए कहता है मैंने कोई गलती नहीं की। जहाँ बोल
बोल रहा होता है यूं नहीं, दुनिया की सबसे ज्यादा ग्रेट इल्यूजनिस्ट ही। लेकिन जहाँ वो सबके बारे में समझ ही रहा होता है, लेकिन जो प्रेसिडेंट होते हैं वो उससे कहते हैं आखिर तुम क्या कह रहे हो, हवा की वजह से मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। लेकिन जो हमारा एमसी है वो कह रहा होता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इस तरह का मीनिंगलेस इल्यूजन फॉर्म करेगी। और फिर जो हमारा एमसी है वो यहाँ आने के बाद जो सारी यादें हैं उसे याद करते हुए कहता है, जहाँ वो कहता है अब धीरे धीरे मुझे इस इल्यूजन से ज्यादा ही कुछ अलग महसूस हो रहा है। अब मुझे समझ में आया शायद ये जगह असली है। और फिर हमारा सीन वहाँ से शिफ्ट होता है, हम प्रेसिडेंट के हाउस को देखते हैं जहाँ पर जो हमारा एमसी को प्रेसिडेंट खाना दे रहे थे। जहाँ प्रेसिडेंट कहता है इतनी लेट डिनर देने के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। और हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट के आजू बाजू बहुत सारे गार्ड खड़े हुए थे, वो सब बस मन में यही सोच रहे थे कि जरा सा भी गड़बड़ उड़ा दो सीधे बीसी। और जो हमारा एमसी है वो उनसे पूछता है तो मैं कहाँ पर हूँ। तो प्रेसिडेंट कहता है तुम इस जगह को एक सीक्रेट बेस कह सकते हो, हम इसका ज्यादा यूज तो नहीं करते, लेकिन आज परफेक्ट सिचुएशन है इस जगह को यूज करने का। लेकिन फिलहाल के लिए तुम अभी इस खाने को एंजॉय करो, ये अभी के टाइम का है। तो फिर हमारा एमसी उनसे कहता है मैंने ये एज्यूम कर लिया कि ये ज्यादा डिफरेंट नहीं है। तो ये सुनकर जो प्रेसिडेंट होता है वो हंसते हुए कहता है अच्छा तो इसका मतलब तुम एक्सेप्ट करते हो कि तुम 800 साल फ्यूचर में आ चुके हो। तो हमारा एमसी कहता है कुछ हद तक तो हाँ। तो ये सुनकर प्रेसिडेंट कहता है मुझे ये सुनकर खुशी हुई, और शायद तुमने ये नोटिस किया होगा कि मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजी की वजह से तुम यहाँ पर अच्छे से चल फिर पा रहे हो, क्योंकि इस तरीके की चीजें पहले टाइम पर तो इम्पॉसिबल की तरह होती है। क्यों, मैंने सही कहा ना। तो उसकी बात सुनते हुए हमारे एमसी को याद आता है कि उसके बॉडी में तो पॉइजन फैल गया था। और जो प्रेसिडेंट होता है वो हमारे एमसी से कहता है फिलहाल तुम अभी जो जिंदा हो वो सारा का सारा मॉडर्न मेडिकल एरा की वजह से हुआ है। तो हमारा एमसी उसकी बात पूरा करते हुए कहता है अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ जो कोरिया एरा है वो खत्म हो चुका है। तो ये सुनकर जो प्रेसिडेंट हमारे एमसी को इतना परेशान होता हुआ देखकर उससे कहता है देखो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ सकता हूँ, लेकिन तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं तुम्हें सारी की सारी जरूरत चीजें प्रोवाइड करूंगा ताकि तुम अपने आप को इस एरा में अडॉप्ट कर सको। और उसके रिटर्न पे क्या तुम हमारे साथ कोऑपरेट कर सकते हो। तो हमारा एमसी उससे पूछते हुए कहता है क्या कोऑपरेट। तो टीम लीडर कहता है हाँ ये कुछ ज्यादा तो दिक्कत भरा नहीं है। और डॉक्टर ऑफ अनाइस को कहता है उसे दिखाओ। तो ये सुनकर डॉक्टर ऑफ अनाइस कहता है यस प्रेसिडेंट। जहाँ वो फिर टीवी ऑन करता है, जहाँ पर टीवी में दिखाया जाता है कि लोग कह रहे हैं वो किसी तरह के सुपर हीरो मूवी की तरह था, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जो कि कार से भी ज्यादा तेज दौड़ रहा था, और इसके अलावा वो तो इधर उधर उड़ भी रहा था। और कुछ रिमर्स ऐसे भी हैं वो जो पर्सन है वो उसी हान रिवर से निकला है। और दूसरा जो न्यूज एंकर होता है वो उससे कहता है हाँ आपने सही कहा, ये बहुत ही ज्यादा हॉट टॉपिक बन चुका है रिसेंटली। हान रिवर का वो ग्लेशियर और उस बर्फ के अंदर वो मिस्टीरियस पर्सन, हर जगह पर ये बात फैलाई जा रही है कि वो जो पर्सन है उसने पूरी सिटी में क्यूस मचा दिया था। और कुछ लोग तो ये भी रूमर्स फैला रहे हैं कि वो एक सुपर ह्यूमन है। लेकिन सरप्राइजली एक मूवी प्रोडक्शन टीम ने ये रिवील किया है कि वो लोग एक सुपर ह्यूमन रियलिस्टिक क्लाइमैक्स शूट कर रहे थे और ये उसी का ही सीन था। और ये सब देखकर जो हमारा एमसी है वो उनसे पूछता है आखिर ये सब हो क्या रहा है। तो प्रेसिडेंट उसका जवाब देते हुए कहता है सभी लोग ये बात कर रहे हैं कि वो बस एक स्टेज परफॉर्मिंग था, क्योंकि हम उनको अभी सच्चाई जानने नहीं दे सकते, क्योंकि वो तुम जैसे एक बीन के लिए अभी रेडी नहीं है। फ्रोजन इंसान जो कि सेंचुरी के बाद फ्यूचर में एग्जिस्ट करता है, जिससे लाइफ फॉर्म आगे बढ़ेगी और आगे भी हमें कई ज्यादा एडवांसमेंट मिलेगी। बहुत सारी कंट्रीज है जिन्होंने इसे करने का अटेम्प्ट किया था, लेकिन टाइम के साथ साथ वो सारे के सारे फेल होते गए, क्योंकि सबसे ज्यादा क्रूशियल एलिमेंट हाइम टेक्निक एब्सेंट रही है। लेकिन उस चीज की चाबी अभी हमारे सामने अपेयर हुई है, इसलिए मैं तुम्हारे सामने ऑनेस्ट रहूंगा। हमारी कंट्री और हमारे डिसेंडेंट के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ कोऑपरेट। जहाँ वैसा कह रहा था, पर तभी हमारा एमसी उससे कहता है नहीं मैं नहीं करूंगा। जो कहते हुए वो वहाँ से जाने लगता है, और ये सुनकर जो प्रेसिडेंट था वो चुपचाप वहीं पर खड़ा रह जाता है। और फिर हमारा एमसी वहाँ से जाते हुए दरवाजा खोलते हुए उससे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि ये काम करेगा, मैं इस एरा पे रह भी पाऊंगा। लेकिन तभी हमारे एमसी के सामने दो बड़े से हटे कट्टे गार्ड खड़े हो जाते हैं, और जो प्रेसिडेंट होता है वो उसे कहता है अगर ऐसी बात है तो जहाँ वो इतना कहता ही है, जहाँ पर वो दोनों गार्ड हमारे एमसी के हाथ को पकड़ लेते हैं। और फिर प्रेसिडेंट आगे बोलता है अगर तुम्हें हमारी बात नहीं माननी तो ये फ्रेंडली नाटक करने का कोई जरूरत नहीं है। जहाँ उतना कहते ही जो सारे के सारे लोग होते हैं वो हमारे एमसी की तरफ ओपन फायर कर देते हैं, जहाँ हमारे एमसी के पीठ में बहुत सारे बेहोशी के डॉट लग जाते हैं। और प्रेसिडेंट कहता है वेल बस हम तुमको सुला देंगे। जहाँ वो सोच रहा था भले वो पुलिस के टीचर से बच जाए, लेकिन ये जो डॉट है ये हाथी तक को भी सुला सकते हैं, तो ये तो इससे पक्का नॉक हो ही जाएगा। लेकिन इसे ये नहीं पता था कि हमारा एमसी हाथी से भी ज्यादा खतरनाक है। जहाँ पर प्रेसिडेंट बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था, जहाँ वो देखता है कि हमारे एमसी के बॉडी के ऊपर एक एनर्जी की लेयर बनी हुई थी। जहाँ उसे देखते हुए कहता है आखिर ये क्या है, कोई चीज तो उनको रोक रही है। और फिर हमारा एमसी उन सारे डॉट को नीचे गिरा देता है, और एक के झटके में उन दोनों गार्ड को तो साइड में ही
फेंक देता है और कहता है तो ठीक है फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और प्रेसिडेंट ये देखकर सोचते हुए कहता है भले ये खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन तुमने हमारे लिए कोई चॉइस ही नहीं छोड़ा। और इसके बाद वो अपने लोगों से कहता है पावर को इंक्रीज करो और उसे घेर लो। तो ये सुनते ही वो सारे के सारे लोग हमारे एमसी के आजू बाजू खड़े हो जाते हैं अपनी टेजर की स्टिक लेकर। जहाँ पर तभी हमारे एमसी के ऊपर एक पर्सन हमला करता है, लेकिन हमारे एमसी को ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उनकी बॉडी इतनी कमजोर थी, जिसकी वजह से हमारा एमसी खड़े खड़े उनके अटैक को बड़े आसानी से डॉज कर लेता है। और वो पर्सन कहता है तुम्हें हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा, ये चीज अगर तुम्हें एक बार भी टच कर लेती है तो तुम यहाँ पर मौत का एक्सपीरियंस करोगे। जहाँ पर तभी हमारे एमसी के पीठ के ऊपर एक और जन कोई हमला करता है, जहाँ उसे कहता है ये जो टेजर है ये नॉर्मल टेजर से 10 गुना ज्यादा पावरफुल है, तो हम इस टेजर से बच नहीं सकते। लेकिन हम देखते हैं कि उसके सामने हमारे एमसी नहीं होता है बल्कि उसका आफ्टर इमेज होता है, यानी कि हमारे एमसी ने इतना तेज वहाँ से हटा था जिसकी वजह से उसका आफ्टर इमेज बन गया था। तो ये देखकर वो शॉक होते हुए कहता है क्या आफ्टर इमेज? नहीं, ये सच नहीं हो सकता है, राइट? कोई भी इंसान इस लेवल पर नहीं पहुंच सकता। जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे एमसी की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी जिसकी वजह से वो उन सभी को बड़े आसानी से डॉज कर रहा था, जहाँ पर लोग उसे देख ही नहीं पा रहे थे। और वो जो पर्सन था वो सोच रहा था एक इंसान की स्पीड आखिर इतनी तेज कैसे हो सकती है, वो अपने ओपोनेंट के अगेंस्ट फाइट भी नहीं कर रहा, जबकि हमारे पास पावरफुल वेपन्स हैं। हम उसे ऐसे ही खड़े होते हुए जाते हुए देख रहे हैं बस, जहाँ हम इसके अलावा कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। और फिर हमें प्रेसिडेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रेसिडेंट परेशान होते हुए कहता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम लोगों ने उसे खो दिया, उसे फोर्स के साथ कैप्चर करना बिल्कुल तो इम्पॉसिबल है। तो ये सुनकर जो दूसरा पर्सन होता है वो उससे कहता है वेल हम उसे पकड़ने का दूसरा तरीका ढूंढ लेंगे। तो प्रेसिडेंट उससे पूछता है बाय द वे क्या तुमने उसकी लोकेशन को ट्रैक किया? तो ये सुनकर जो पर्सन होता है वो कहता है वेल वो कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं है, उसे ढूंढने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा लार्ज स्केल में सर्च करना होगा। लेकिन तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है दौड़ते हुए, जहाँ वो कहता है हमने उसे ढूंढ लिया। तो ये सुनकर प्रेसिडेंट हैरान होते हुए कहते हैं क्या आखिर वो कहाँ पर है? तो ये सुनकर वो पर्सन कहता है वेल हमें उसका लोकेशन तो नहीं पता, लेकिन वो एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर हम उसे आसानी से देख सकते हैं, यहाँ की सबसे ज्यादा ऊंची बिल्डिंग की छत पर, जहाँ पर हम अपने एमसी को देखते हैं, जहाँ के नजारों को देखते हुए कहता है ये सब कुछ सच है। और हम प्रेसिडेंट को भी देखते हैं, जहाँ पर ये सुनकर तो बहुत ही ज्यादा हैरान था। और वो बंदा उसे आगे बताता है उसने अभी अभी उस बिल्डिंग से जंप कर दिया। और हम देखते हैं कि हमारा एमसी अपने आप वहाँ से कूद जाता है और नीचे कूदते हुए सोच रहा था ये रियलिटी, इसका मेरे लिए कोई मतलब नहीं है, इस रियलिटी पर ना ही मेरे पास कोई पर्पस है और ना ही कोई ऐसा पर्सन जिसे मुझे प्रोटेक्ट करना है, मुझे जिसे मारना था वो शायद इस रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है और इस तरह की रियलिटी में मुझे जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए अब मुझे समझ में आया मुझे उस दिन मर जाना चाहिए था, नहीं मैं उस दिन मर ही गया था। हाँ। और वो एक स्माइल देते हुए कहता है अब ये मेरा अंत है। जहाँ वो सब कहते हुए नीचे गिर ही रहा था, पर तभी वो कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो देखता है कि उसी के सामने उसके दुश्मन की पोस्टर छपी हुई थी। तो इसको देखकर तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। जहाँ वो कहता है क्या कियोन? और उसके बाद हमें पास के एक और झलक दिखाया जाता है, जहाँ पे योंग कह रहा था बॉडीगार्ड चौक रियोगोन तुमने आखिरकार इस चुड़ैल को बचा ही लिया, लेकिन जरा देखो अपनी फैमिली मेंबर्स को जो कि पूरी तरह से इल्यूजन के अंदर कंज्यूम हो चुके हैं, वो एक दूसरे को मार ही रहे हैं और अब तो चांद भी निकल चुका है और ये इशारा कर रहा है तुम्हारी बर्बादी का। चियोक रियोगोन तुम बस आखिरी तक स्ट्रगल करते रहोगे, क्योंकि मेरे पैरों के नीचे जो भी आता रहेगा मैं उन सबको कुचलता रहूंगा। और अपना एमसी ये सब सुनते हुए हमें बता रहा था कियोन जो कि हर किसी का कारण है, मुझे लगा था कि मैंने उसे मार डाला है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि ये कमीना फ्यूचर में भी जिंदा हो? और उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा एमसी नीचे गिर रहा था वो अपने हाथ को नीचे करते हुए, जहाँ अपने एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वो अपने आप को हवा में रोकने लगता है और आराम से बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर उस फोटो को गुस्से से घूरने लगता है। और उसके बाद हमें प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है जो कि अभी भी हैरानी से बोल रहा था क्या उसने बिल्डिंग के ऊपर से जंप कर दिया? और वो जो पर्सन होता है वो कहता है यस सर। तो ये प्रेसिडेंट उनसे पूछते हुए कहता है आखिरकार ये कैसे हुआ, हमें उसकी बॉडी चाहिए होगी। तो वो पर्सन उसे जवाब देते हुए कहता है सर लेकिन उसकी बॉडी वहाँ से गायब हो चुकी है। तो ये सुनकर तो प्रेसिडेंट बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है क्या आखिर क्या कहा तुमने? लेकिन वो पर्सन फिर आगे बोलता है लेकिन थैंकफुली सर हमें वहाँ पर एक विटनेस मिला जिसने उसे देखा था। तो प्रेसिडेंट उससे बोलते हुए कहता है अच्छा तो तुम्हें विटनेस मिला, तो बताओ आखिर तुम्हें उसने क्या बताया? तो वो पर्सन जवाब देते हुए कहता है योनहू, वो योन होनू के बारे में पूछताछ कर रहा था। और उसके बाद हमें योनहू के बारे में बताया जाता है कोरिया में ऐसा एक भी पर्सन नहीं है जो इसे नहीं जानता, ये दुनिया के मशहूर एक्शन मूवी स्टार है। छोटी से उम्र में ही उसने अपनी जबरदस्त एक्टिंग स्किल दिखाई थी और अपने डेयरिंग एक्शन सीन से दुनिया को हैरान कर दिया था और यहाँ तक कि उसने टॉम क्रूज को भी पीछे छोड़ दिया है अपनी जबरदस्त एक्शन स्किल से। ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ के डायरेक्टर इसकी तरफ इंटरेस्ट हो
चुके हैं और उन्होंने सक्सेसफुल मूवी बनाई है जो कि लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। और उसकी सिर्फ एक्टिंग नहीं बल्कि उसकी जो शक्ल है और पर्सनैलिटी वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। उसे देखते ही लोग बहुत ही ज्यादा दीवाने बन जाते हैं और इसी वजह से वो आइडल जितना ही पॉपुलर है और इसी पॉपुलरिटी की वजह से उनके कंपनी के जो स्टॉक हैं वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और वो बस एक एक्टर नहीं बल्कि इंटरनेशनल सुपरस्टार है जो कि अपने टैलेंट और पर्सनैलिटी की वजह से दुनिया के बाहर भी मशहूर है और अपने देश का नाम रोशन कर रहा है। हम ऐसा कह सकते हैं कि वो सच में एक महान इंसान है। और ये सारी बातें एक बच्चा हमारे एमसी को बता रहा था और वो उससे पूछता है इतना सब कुछ होने के बाद भी आखिरकार तुम उनको जानते क्यों नहीं हो। और इतना सुनने के बाद जो हमारा एमसी है वो उस बच्चे से कहता है यस ऐसे स्टूडेंट से कहता है अच्छा तो इसी वजह से ये सारी चीजें यहाँ पर लगी हुई है। और जो स्टूडेंट होता है वो कहता है हाँ तुम देख ही सकते हो। और जो हमारा एमसी वो सोच रहा होता है क्या एक महान इंसान, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं शांत हो चुका हूँ क्योंकि मैं जिस इंसान को जानता था वो तो इससे बहुत ही ज्यादा अलग है। लेकिन क्योंकि मैं भी इस टाइम पर एग्जिस्ट करता हूँ तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या यह बंदा उसी की तरह लगता है या फिर ये वही है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। मैं बस उम्मीद ही कर सकता हूँ कि ये पर्सन वो ना निकले। और इसके बाद वो उस पोस्टर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए वो स्टूडेंट से कहता है तो चलो मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे कुछ भी कर कर इससे मिलना है। और इतना कहते हुए हमारा एमसी उसको मुक्का मार देता है जिसकी वजह से उसके हल्के मुक्के से ही उसकी स्किन पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। जहाँ वो कहता है हाँ मुझे बहुत सारी चीजें के बारे में बात करनी है। तो ये सुनकर वो स्टूडेंट कहता है तुम मुझसे नहीं मिल सकते। तो हमारा एमसी उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है। जहाँ उसे कहता है क्या, तो उसे देखकर वो स्टूडेंट सोच रहा था क्या ये नमूना दिमाग से पैदल है क्या। जहाँ वो कहता है आखिरकार तुम एक सेलिब्रिटी से कैसे मिल सकते हो, वो भी इस तरह के टॉप टायर स्टार से। तुम्हें अगर उसे देखना है तो तुम्हें एयरपोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे कि कभी उस महान इंसान के दर्शन हो जाएं। लेकिन बिना किसी प्लान के आखिर तुम वहाँ पर जाकर करोगे क्या। लेकिन जो हमारा एमसी उसे कहता है आखिर क्या बकवास है। जहाँ वो इतना कहता ही है उसके सामने वाली स्क्रीन पूरी तरह से चकनाचूर हो जाती है और ये देखकर वो स्टूडेंट डर के मारे नीचे ही गिर जाता है। और हमारा एमसी उससे पूछता है तो जल्दी से बताओ कि मैं उससे कैसे मिल सकता हूँ। लेकिन हम स्टूडेंट को देखते हैं कि वो इसके गुस्से की वजह से वो काफी ज्यादा डर चुका था, इसलिए उससे कहता है प्लीज प्लीज मेरे साथ कुछ मत करो, मुझे जाने दो। लेकिन हमारा एमसी उससे गुस्से से पूछते हुए कहता है मुझे बस बताओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। तो ये सुनकर वो बच्चा घबराते हुए कहता है सच में मैं कसम खा रहा हूँ, सच में आपके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि आप उनसे मिल पाओ। लेकिन हाँ मुझे याद आया, मैंने एक आर्टिकल देखा था जिसमें कहा गया था कि ये जो हीरो है वो रिसेंटली अभी समुद्र के पार गया है। तो ये सुनकर जो अपना एमसी वो सोच रहा था क्या वो फॉरेन कंट्री गया है। और इसके बाद वहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें स्टैचू ऑफ लिबर्टी को दिखाया जाता है, मतलब यूएसए की जगह, जहाँ पर किसी की आवाज आती है जो कहता है हाँ तुमने मुझे भरोसा दिला दिया है, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ। और वहीं पर हमारा विलन बैठा था यानी कि योन, जो कि आराम से बैठकर अपना खाना खा रहा था। पर तभी वहाँ पर एक पर्सन आकर उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है, जहाँ उसे कहता है हे बच्चे ये जगह तुम्हारे जैसे घटिया लोगों के लिए नहीं है, तो इसलिए अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ। तुम्हें क्या पता भी है हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन फक मैं लाइन भूल चुका हूँ, क्या कोई मुझे बताएगा आगे का लाइन क्या था। और हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक्टिंग हो रहा है और हम देखते हैं कि वहाँ के जो डायरेक्टर होते हैं और बाकी जो लोग होते हैं वो बात करते हुए कहते हैं। और जो डायरेक्टर होता है वो कहता है मिस्टर यू को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती होगी कि उनका शेड्यूल ऑलरेडी इतना ज्यादा बिजी होता है और हम उनको यहाँ पर लेकर आए हैं। और यहाँ पर इस पर्सन को देखो जो कि बार बार रिटेक ले रहा है, इसे बस एक लाइन भी बोला नहीं जा रहा। ऐसा लग रहा है कि ये साला यहाँ पर जानबूझकर कर रहा है, हमें इसको यहाँ पर लाना ही नहीं था। साला ये बस टाइम बर्बाद कर रहा है, मिस्टर योन का भी और हमारा भी। और इसके बाद वो डायरेक्टर चिल्लाते हुए कहता है जल्दी से शूट करो। ऐसा लग रहा है कि जो मिस्टर योन है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुके हैं। और वो जो बंदा होता है जो कि हमारे योन को मार रहा होता है वो उससे कहता है क्या, और हम योन को देखते हैं जो कहता है मैं इस तरह से बिल्कुल नहीं कर सका, देखो जेम्स। और वो स्माइल करते हुए कहता है इस बार प्लीज मेरे दूसरे साइड पर मारना, क्योंकि तुम लगातार सेम साइड पर मारते रहोगे तो मैं ठीक से अपने लाइन को नहीं बोल पाऊंगा। यार जहाँ वो सभी कही रहा होता है पर तभी वहाँ का जो झूमर होता है वो टूटने लगता है और वो जो बंदा था वो उसके ऊपर गिरने ही वाला था। और ये बंदा उसे देखते हुए कहता है व्हाट द फक। लेकिन जो योन होता है वो दौड़ते हुए उस बंदे को बचा लेता है, लेकिन उस झूमर की वजह से वहाँ पर चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ के क्रू मेंबर्स वहाँ पर दौड़ के हुए आते हैं। जहाँ घबराते हुए बात कर रहे थे आखिरकार ये कैसे हो गया, वो झूमर टूट कैसे गया, क्या सब लोग ठीक हैं, जल्दी से सब लोग देखो क्या उनको चोट तो नहीं लगी। और उसके बाद हम योन को देखते हैं जो उसे कहता है हाँ यार चलो आखिरकार हम बच तो गए। और जो सभी लोग होते हैं वो घबराते हुए कहते हैं ओ माय गॉड आखिरकार ये क्या हो गया। और वो जो बंदा होता है वो उनसे पूछता है मिस्टर योन क्या आप ठीक हैं। और योन होता है वो कहता है हाँ यार थैंकफुली हम इसे अवॉइड कर पाए, नहीं तो यहाँ पर कुछ बड़ा इंसिडेंट हो जाता और किसी की मौत भी हो सकती थी। और हम देखते हैं कि योन का जो हाथ होता है
उसमें कई सारे जख्म हो गए होते हैं। जहाँ वो भी हंसते हुए कहता है, देखो जरा यार, मेरी भी थोड़ी हालत खराब हो चुकी है, अब तो मुझे लगता है कि हॉस्पिटल जाना होगा। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है, हम योन को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में पहुंच गया होता है, जहाँ उसके घाव पर पट्टियां लगी होती है। जहाँ पर एक पर्सन उससे कहता है, तुम सीरियसली बहुत ही ज्यादा कमाल के बंदे हो यार, आखिरकार तुमने अपनी बॉडी को खतरे में डाल के उसकी जान कैसे बचा ली। तो योन कहता है, मुझे भी इसके बारे में पता नहीं, मेरी जो बॉडी थी वो अपने आप ही रिएक्ट कर गई और मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा। और उसके बाद जो बंदा होता है वो कहता है, तो मिस्टर योन आखिरकार आपको कैसा लग रहा है। तो योन कहता है, मैं तो बहुत ही ज्यादा ठीक हूँ, और वैसे भी मुझे बहुत सारे स्टाफ मेंबर मिलने आए थे जिसकी वजह से इतने सारे गिफ्ट मिल चुके हैं, तो इतने सारे गिफ्ट को लेकर मैं क्या करूंगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ गिफ्ट हॉस्पिटल के स्टाफ को बांट दूं ताकि वो लोग भी खुश हो जाएं। तो ये सुनकर वो पर्सन कहता है, हाँ ठीक है चलिए यही करते हैं। और योन कहता है, वैसे मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से जो फिल्म का शेड्यूल है वो डिले हो गया है, मैंने सब कुछ बेकार कर दिया, सही कहा ना मैंने। तो ये सुनकर वो बंदा कहता है, नहीं वेल हम लोग तो लकी हैं कि आपको ज्यादा इंजरीज नहीं हुई, और वैसे भी फिलहाल के लिए फिल्म ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये सुनकर योन कहता है, क्या फिल्म ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आखिर क्या है इम्पोर्टेंट। तो ये सुनकर वो बंदा घबराते हुए कहता है, वेल जहाँ उसे सारी बात बता देता है। तो ये सुनकर योन तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, जहाँ पर वो कहता है, क्या अभी तुमने क्या कहा। और इसी के हैरानी के साथ ये सीन वहाँ से कट होता है और हमें ब्लू हाउस को दिखाया जाता है, जिसके अंदर जो प्रेसिडेंट होता है वो अपने लोगों से कहता है, तुम लोगों ने अच्छा काम किया, अभी मेरे पास कुछ करने को है, तो इसलिए चलो मैं चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। तो ये बात सुनते ही वो सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं और जो प्रेसिडेंट वो भी अकेले दूसरे साइड जाने लगता है। लेकिन तभी किसी की आवाज आती है जो उससे कहता है, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था। और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि हमारा एमसी होता है। तो ये सुनकर उस आवाज की तरफ देखते हुए कहते हैं, अच्छा जियो ग्रियोगियम ये तुम हो, मैं भूल कैसे जाता हूँ, तुम बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। तुम यहाँ पर एक ऐसे लौते पर्सन हो जो बिना किसी परेशानी के अंदर और बाहर आ जा सकता है, और वैसे भी तुम इस तरीके से ज्यादा अच्छे दिखते हो। तुमने तो सच में कल मुझे बहुत ही ज्यादा डरा दिया था। और इसके बाद हमें 9 घंटे के पहले का बातचीत का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो चुपचाप ऑफिस में बैठकर अपना काम कर रहे होते हैं, और तभी वहाँ पर लाइट बंद हो जाता है, जिसे देखकर तो प्रेसिडेंट बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जहाँ पर वो सामने देखता है और हमें सामने हमारे एमसी को दिखाया जाता है, जो कि उसके सामने बैठा हुआ उससे कहता है, क्या जो मेरी रिक्वेस्ट थी कोऑपरेट करने की वो अभी भी वैलिड है। तो ये सुनकर वो प्रेसिडेंट उसके पास आते हुए कहते हैं, मैं सोच रहा था कि तुम वापस जरूर आओगे। तो एमसी प्रेसिडेंट से कहता है, लेकिन मेरी यहाँ पर एक कंडीशन है। तो ये सुनकर वो प्रेसिडेंट योन की फोटो दिखाते हुए कहता है, क्या तुम्हारी कंडीशन ये तो नहीं कि शायद तुम इससे रिलेटेड हो। तो ये सुनकर हमारा एमसी उससे कहता है, अच्छा तो तुम्हें पहले से ही पता है, तो क्या तुम मुझे इससे इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, जितना ज्यादा हो जल्दी हो सके उतना ज्यादा जल्दी, तो भी बिना किसी सवाल जवाब के। तो इसके बाद वो प्रेसिडेंट अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, हाँ मैं जरूर करूंगा, लेकिन अगर तुम ये प्रॉमिस करते हो कि तुम हमारे साथ कोऑपरेट करोगे। तो ये सुनकर हमारा एमसी उससे कहता है, हाँ गोरियोंग डायनेस्टी में हैंड शेकिंग का कोई भी कल्चर नहीं था, लेकिन फिर भी वो उससे हाथ मिला ही लेता है। और उसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर हमारा एमसी जो कहता है, आखिर मैं उससे कब तक मिलूंगा। तो प्रेसिडेंट उससे कहता है, तुम उससे जितना ज्यादा जल्दी हो सके उतना ज्यादा जल्दी मिलना चाहते हो, राइट। तो हमारा एमसी कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। तो प्रेसिडेंट कहता है, देखो यार इवन प्रेसिडेंट के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है इतनी जल्दी वहाँ पर जाना, कि वो अभी यूएसए में है, जो कि यहाँ से 30 माइल दूर है। और उसके बाद हमारा सीन वहाँ से कट हो जाता है और योन को देखते हैं, जो कहता है, चलो फिर। जहाँ वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका था और वो किसी का इंतजार कर रहा था, वो लोग ऑलरेडी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हम देखते हैं वहाँ पर प्रेसिडेंट के साथ हमारा एमसी भी आ रहा था, जो कि उसे देखते हुए सोच रहा था, अच्छा तो हम लोग इस तरीके से मिलेंगे। हम देखते हैं कि जो योन होता है वो प्रेसिडेंट से कहता है, आपसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई प्रेसिडेंट। लेकिन जो हमारा एमसी वो अभी भी योन को ही देख रहा था, जहाँ उसे देखते हुए सोच रहा था, आखिरकार तुम हो कौन। तो योन बोलता है, मेरा नाम योन वो है, आपसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई प्रेसिडेंट। ये कहते हुए प्रेसिडेंट से हाथ मिला रहा था, तो प्रेसिडेंट भी उससे हाथ मिलाते हुए कहते हैं, थैंक्स कि तुम इतने सुबह सुबह हमसे मिलने के लिए आए, तुम्हें यहाँ आने में परेशानी तो नहीं हुई। तो योन कहता है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे भी मेरा शेड्यूल थोड़ा सा चेंज हो चुका है, आप तो देख ही सकते हैं। तो प्रेसिडेंट योन के लगे हुए हाथ में उस चोट को देख लेता है, इसलिए उससे बोलता है, आखिरकार तुम्हारे हाथ में क्या हुआ। तो योन बताता है, अरे ज्यादा कुछ नहीं प्रेसिडेंट, मैं बस थोड़ा सा नीचे गिर गया था, तो इसी की वजह से थोड़ी सी मुझे चोट लग गई। और वो प्रेसिडेंट से बात कर ही रहा होता है, लेकिन तभी हमारा एमसी योन से कहता है, तुमसे मिलकर खुशी हुई, मेरा नाम है चोक रेयोगियोन। तो इस तरीके से अचानक से उसे बीच में बोलता हुआ देखकर योन थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन वो उसे हाथ मिलाते हुए कहता है, अच्छा आप ही हो नेशनल मेरिट जिसके बारे में प्रेसिडेंट बात कर रहे थे, आपसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, मेरा नाम है योन हूँ, और मैंने ये भी सुना है कि हम लोग एक ही प्रोमोशनल वीडियो पर अपेयर होंगे। सच में आपसे मिलकर मुझे बहुत ही ज्यादा ऑनर महसूस हो रहा है। तो इन दोनों को आपस में बात करता हुआ देख प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट दोनों से कहता है, हाँ तुमने सही कहा, चलो अब तुम दोनों ने एक दूसरे को जान लिया है तो चलो हम क्यों ना बैठकर बात करें। योन कहता है, हाँ चलिए। लेकिन प्रेसिडेंट, और हम देखते हैं कि योन यहाँ पर घबरा रहा होता है क्योंकि एमसी ने उसके हाथ को अभी तक छोड़ा नहीं है। जहाँ पर वो कह रहा था ये तो सचमुच स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एमसी तो उसकी क्यू एनर्जी को चेक कर रहा था। जहाँ पर वो सोचते हुए कहता है, रुको, आखिरकार ये क्या है। हम देखते हैं कि जो हमारा एमसी है वो वहाँ पर योन की बॉडी को पूरी तरह से स्कैन कर रहा था कि वो ये डिटेक्ट कर सके कि उसके अंदर क्यू आई एनर्जी है कि नहीं। और जिसको क्यू आई एनर्जी के बारे में नहीं पता है उसका मतलब ही नहीं है मानवा देखकर। जहाँ इसे सेंस कर वो थोड़ा शॉक होते हुए कहता है, आखिरकार ये क्या है, मुझे तो इसके अंदर बिल्कुल भी क्यू आई महसूस नहीं हो रहा है। तो इसलिए वो उसके हाथ को छोड़ते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने अनजाने में हाथ को ज्यादा जोर से पकड़ लिया था। जहाँ वो कहते हुए सोच रहा था इसके अंदर थोड़ी सी भी क्यू आई नहीं है। तो प्रेसिडेंट दोनों के बीच में आते हुए कहता है, अरे कोई बात नहीं, जबकि तुम दोनों ने एक दूसरे से जान पहचान कर लिए हो तो क्यों ना कोने में जाकर एक जगह पर बात कर लो। मैं थोड़ा सा बाथरूम से होकर आता हूँ, मुझे जोर से लगी है। और इसके बाद प्रेसिडेंट बाहर आ जाता है। तो उनके साथ जो ऑफिसर था वो उनसे कहता है, बाहर हमारे ट्रूप्स रेडी हैं। तो ये सुनकर प्रेसिडेंट कहते हैं, चलो ठीक है, चलो अब देखते हैं कि आखिरकार इस मीटिंग की जरूरत क्या है। और फिर हम अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर योन और हमारा एमसी दोनों ही आमने सामने बैठे हुए थे। जहाँ योन के भी साथी होते हैं वो योन से कहते हैं, सर हम भी थोड़ा बाहर होकर आते हैं। और वो भी वहाँ से चले जाते हैं। और योन हमारे एमसी से कहता है, वाओ, इस ब्लू हाउस की जो चाय है वो बिल्कुल डिफरेंट है, तुम भी जरा इसको पीकर देखो। लेकिन जो एमसी है तो इसकी बातों को सुन ही नहीं रहा था। जहाँ पर वो सोच रहा था, ये इंसान जो कि को योन को रिसेंबल करता है, हाँ क्या डिसअपॉइंटमेंट है। तो उसे देखकर योन बोलता है, क्या तुम्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा। लेकिन हमारा एमसी तो उसे कुछ भी रिप्लाई नहीं देता। लेकिन तभी योन बोलता है, चौंक रहे हो योन। और फिर अपने चेयर से उठकर उसके पास आते हुए बोलता है, अच्छा तो तुम अभी तक जिंदा हो। और ये सुनते ही जो हमारा एमसी होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जहाँ पर वो अपने चारों तरफ बस डार्क ऑरा फैला रहा था। तो इसे देखकर योन कहता है, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे देखकर ज्यादा खुश नहीं हुए। तो ये सुनकर हमारा एमसी कहता है, क्या तुम्हें मजाक लग रहा है। तो योन कहता है, हाँ बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं, क्यों। चियोरिंग के तलवारबाज। तो हमारा एमसी उसकी बात सुनते हुए सोच रहा था, ये तुम ही थे, तुम तब से यही थे योन, तुमने बहुत अच्छी तरीके से अपनी क्यूआई को छुपा कर रखा था। आखिर इस लड़के को इस तरीके की सील कहाँ से मिली और आखिरकार ये कब से ये फ्यूचर में जाग उठा है। तो ये देख योन बोलता है, अगर तुम मुझे यहीं पर मार दोगे तो तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। अपनी ये मारने की जो इच्छा है उसको थोड़ा कंट्रोल में रखो, ठीक है। और वैसे भी तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम यहाँ पर ज्यादा देर से हो, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। और साथ ही मन में सोच रहा था, क्या मैं इससे अपना जवाब निकाल पाऊंगा। ये सोचकर उससे पूछता है, आखिरकार तुम्हारा फ्यूचर में आना क्या एक घटिया चाल था। तो ये सुनकर योन हंसते हुए कहता है, आखिरकार मैं इस घटिया चाल के लिए कैपेबल कैसे हूँ, तुम ही बताओ ना। तो ये सुनकर वो मन में सोच रहा था, मुझे पता था। और उससे पूछता है, मैं तुमसे एक फाइनल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे उसका जवाब सच सच दोगे। और फिर उससे पूछता है, क्या मिस अभी भी जिंदा है। तो ये सुनकर योन बोलता है, इस तरीके से मुझे धमकी देने वाला सवाल मत पूछो। और आई थिंक तुम उसी लड़की की बात कर रहे हो ना जिसे तुम गार्ड कर रहे थे। क्यों, शायद लगता है कि मुझे पता है कि वो जिंदा है कि नहीं। लेकिन हम अगले सीन में देखते हैं वहाँ पर आसमान में एक चाय का कप उड़ता हुआ दिखाई देता है। और हम नीचे की तरफ देखते हैं जहाँ पर एमसी ने उसके ऊपर हमला कर दिया था, जिस फोर्स की वजह से वहाँ तक की टेबल भी टूट जाती है। तो ये देखकर तो योन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जहाँ वो पीछे अपने चेयर के साथ खिसकता हुआ जा रहा था, जहाँ पर वो सीधा जाकर दीवार पे टकरा जाता है। जहाँ हमारा एमसी कहता है, ठीक है मैं समझ गया, तुम्हें नहीं बताना ना तो मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। और इस तरीके से हमारे एमसी को गुस्से से देखकर योन कहता है, हाँ ये बहुत ही ज्यादा अजीब है। जो कहते हुए वो दीवार के अंदर जहाँ पर वो टकराया था उससे बाहर आते हुए कहता है, क्या ये तुम हमेशा से ऐसे थे। ऐसा लगता है कि अब मुझे अकेले तुम्हारा सामना करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले एक मिनट रुक जाओ, तुम्हें देखकर ऐसा तो नहीं लगता है कि तुम्हें इससे कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता दूं, हमें यहाँ पर कोई भी तंग नहीं करेगा। मैं यहाँ पर इल्यूजन का इस्तेमाल करते हुए इस जगह को सेपरेट कर दिया हूँ। अगर कोई भी बाहर से हमें देखेगा तो उसे यही लगेगा कि बस दो पुराने दोस्त आपस में बैठकर बात कर रहे हैं, किसी को भी हमारी असली लड़ाई के बारे में पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए अब तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी लड़ाई के बीच में कोई भी दखल नहीं देगा और हम बेझिझक अपने हिसाब से यहाँ पर लड़ सकते हैं। तो चलो फिर अब यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। जो कहते वो दौड़कर हमारे एमसी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन हमारा एमसी उससे कहता है, तुम अपनी बकवास करना बंद करो। तो ये सुनकर योन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। जहाँ वो पूछता है, क्या। जहाँ हमारा एमसी कहता है, तुम योन नहीं हो। और योन सोच रहा था, क्या उसके हाथ में भाई कौन है। जहाँ उससे पूछता है, आखिरकार तुम किस तरीके की बकवास कर रहे हो अचानक से। तो हमारा एमसी उससे बोलता है, आई गेस मुझे खुद ही चेक कर लेना चाहिए। क्यों, तुमने अपने क्यूआई को बहुत ही अच्छी तरीके से छुपाया था इतनी देर तक, लेकिन अब जबकि तुम अपने आप को डिफेंड कर रहे हो, तुम अपनी क्यूआई को लीक
होने से रोक नहीं पा रहे। तो ये सुनकर योन कहता है ये स्किल्ड है, और फिर हमारा एमसीयू से आगे बताता है वैसे भी मैं चीज अच्छी तरीके से जानता हूँ, ये क्यों आई वो उस कमीने की तो नहीं है। और हम देखते हैं कि जो योन है वो योन नहीं होता है, क्योंकि वो योन के सिवा कुछ और ही होता है। जहाँ हम देखते हैं कि उसका इल्यूजन हटने लगता है उसके शरीर से, जहाँ पर वो एक लड़का नहीं बल्कि लड़की थी। जहाँ सोचने लगता है इसने तो मेरे डिस्गाइज के भी थ्रू देख लिया, और इसके बाद वो स्माइल देते हुए कहती है मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुझे इतनी जल्दी ढूंढ लोगे, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है एक तुम्हारे जैसे पर्सन के लिए जो कि अभी रिसेंटली जगह है। तो ये सुनने के बाद हमारा एमसीयू से कहता है वेल मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे लोगों में से मुझे तुम्हारी शक्ल देखने को मिलेगी। और उसके बाद हमें वापस एक और पास्ट की झलक दिखाई देती है, जहाँ हमें उसका नाम बताया जाता है योन यून ही। रिबेलियन के दिन उस पहाड़ी के चोटी पर क्या उन मरने वालों में से ये एक नहीं थी। और इसके बाद हम वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ यून ही होती है उससे कहती है अरे यार तुम तो मुझे शर्मिंदगी महसूस करवा रहे हो। लेकिन हमारा एमसीयू से देखते हुए सोच रहा था आखिरकार ये अभी तक जिंदा कैसे है, मैंने तो उसे अपने हाथों से मारा था। तो यूनी बोलती है जैसे कि तुम्हें योन यूनहो के बारे में पता चला, वैसे ही सर ओक्योंग भी बहुत ही ज्यादा फेमस फिगर हैं इस दुनिया के लिए, और मैं फिलहाल के लिए उन्हीं के रूप में डिस्गाइज होकर काम कर रही हूँ ताकि जो सर ओक्योंग हैं वो अपने बड़े प्लान को अंजाम दे सकें। और वैसे भी मैं उन्हें डेली रिपोर्ट देती हूँ, और इस बार मैं उनको ये बड़ा न्यूज जरूर दूंगी कि तुम जिंदा हो। वो ये बात सुनकर जरूर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होंगे। जो कहते हुए वो अपने इल्यूजन क्लोन का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर अपने कई सारे क्लोन क्रिएट कर लेती है, और वो अपने क्लोन से कहती है अगर हम इसे सर कोयोन को दे दें तो हमें जरूर रिवॉर्ड देंगे। जहाँ वो सभी कही रही होती है, लेकिन जो हमारा एमसी होता है वो ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए वो सीधे आकर उसके एक क्लोन पर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि जो हमारे एमसी के शरीर के अंदर से बहुत ही ज्यादा अमाउंट में ऑरा रिलीज हो रहा था। तो इसे देखकर यूनी कहती है ये इतना ज्यादा क्यों आई रिलीज कर रहा है। जहाँ पे हमारा एमसी कहता है तुमने अपनी बकवास बहुत कर ली, अब तुम अपना मुंह बंद कर सकती हो। लेकिन ये देखकर यूनी कहती है तुम कितने बड़े इडियट हो, तुम इतना ज्यादा क्यों आई रिलीज कर रहे हो, वो भी इस बॉडी के साथ, वो भी इतने लंबे समय बाद भी अवेक नहीं हुई है, यानी कि पूरी तरीके से काम नहीं कर रही है। ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि तुम्हारी जो बॉडी है वो बहुत ही ज्यादा डैमेज होगी, और ये इसका वन वे टिकट है। क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जो हमारा एमसी अभी बर्फ से उठा होगा, क्योंकि उसको जो पुराने जख्म होंगे वो अभी हील नहीं होंगे, इसलिए उसे ऐसा लग रहा था कि हमारा एमसी यहीं पे मारा जाएगा अगर वो इतना ज्यादा अमाउंट में और रिलीज करेगा। लेकिन उसकी बात पर ना ध्यान देते हुए हमारा एमसी उसके एक और क्लोन पर हिट कर देता है। तो इसे देखकर तो यूं ही बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, और हमारा एमसी उससे कहता है आखिरकार तुम्हारे स्टैंडर्ड कब से मेरे ऊपर अप्लाई होने लगे। तो अपने क्लोन को इतनी आसानी से मरता हुआ देखकर यूनी अपने मन में सोच रही थी ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हमारा जो एमसी है वो बहुत ही स्पीड से हर एक क्लोन को उसको जान से मारते जा रहा था, जहाँ उसी के साथ यूनी को बहुत ही ज्यादा घायल कर देता है। और यूनी ये देखकर सोचते हुए कहती है नहीं मैं भरोसा नहीं कर पा रही हूँ, आखिर ये कैसे हो सकता है। हम देखते हैं उसके घायल होने की वजह से वहाँ पर उसके जितने भी क्लोन होते हैं वो एक एक घर कर वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो ये देखकर यूनी घबराते हुए कहती है डैम इट, उसे जान से मार डालो। लेकिन उसके सारे के सारे क्लोन वहाँ से जा चुके थे, और हमारा एमसी उसे देखते हुए कहता है उस दिन तुम डेफिनेटली मेरे हाथों से मारी गई थी। तुम्हें वो दिन याद ही है ना जिस दिन तुम झरने के पीक पर थी और तुम वहाँ से बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल इंजरीज के साथ नीचे गिर गई थी। तो आखिरकार तुम फ्यूचर में ट्रैवल कैसे कर पाई। तो ये सुनकर यूनी कहती है उस दिन मुझे भी लगा था कि मैं मर गई थी, लेकिन जैसे ही मेरी आँख खुली मैंने अपने सामने एक ऐसी दुनिया देखी जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं पता नहीं कितने सैकड़ों सालों बाद जगी थी, और मुझे वहाँ पर कुछ भी ना पता था ना ही कुछ समझ में आ रहा था। लेकिन मैंने किसी तरीके से जल्दी रियलाइज कर लिया कि वो सर योन थे जिन्होंने मुझे जिंदा किया और इस फ्यूचर वाले लाइफ में रहने को दिया। तो ये सुनकर हमारा एमसी उससे कहता है अच्छा तो तुम ये कह रही हो वो कमीना तुमसे पहले ही से यहाँ पर है। तो कहती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। जो कहते हुए वो चुपके से अपने बालों से वो स्टिक निकालने लगती है, जहाँ उसे कहती है सर ओक्योंग मेरी परवाह करते हैं, और उसके ऊपर हमला करते हुए कहती है इसलिए मैं हमेशा उनके लिए लॉयल रहूंगी। लेकिन हम अगले पल देखते हैं कि वो अटैक हमारे एमसी के आंख में लगने से पहले ही वो अटैक वहीं पर रुक जाता है, जहाँ हमारा एमसी उसे अपने डंडे से पीछे हटा देता है, लकड़ी के डंडे से, जिससे वो दूर जाकर दीवार से टकरा जाती है, जहाँ उसकी वजह से वो खांसने लगती है। और हमारा एमसी उसके पास आते हुए कहता है क्या ही बकवास है, मुझे तो तुम पे तरस आ रहा है, तुम्हें लगता है कि ओक्योन ने तुम्हें बचाया। तो ये बात सुनकर यूं ही उससे कहती है आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो हमारा एमसी उससे कहता है तुम यहाँ पर कितने समय से हो। तो वो कहती है कम से कम 1 महीना। तो आगे पूछता है तो तुम्हारी बॉडी सड़ना कब स्टार्ट हुई। तो ये सुनकर यूं ही उससे पूछती है आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो ये सुनकर हमारा एमसी अपने डंडे से उसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसके कंधे के कपड़े थोड़े से फट जाते हैं, और हम देखते हैं कि उसके कंधे को जहाँ वो सड़ रहा था, और
हमारा एमसी उसे बताता है मुझे कब से कुछ समय से सड़ने की स्मेल आ रही थी। उस घटिया इंसान ने ऐसा एक्ट किया कि जैसे उसने तुम्हें बचाया, लेकिन उसने तुम्हारे ऊपर एक टेक्निक यूज किया है जिसकी वजह से वो तुम्हें खिलौने की तरह यूज करेगा और बाद में तुम खुद ही अपने मौत के पास चली जाओगी। और यह सुनकर यूनी थोड़ी सी हंसती है और फिर बाद में चिल्लाते हुए हमारे एमसी से कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता कि सर यून इस तरीके की चीजें कर सकते हैं, और इसके अलावा मैंने आज तक कभी भी इस टेक्निक के बारे में नहीं सुना। हमारा एमसी से बताता है ये कोई नॉर्मल टेक्निक नहीं है, तो ये तो पक्का है तुमने इसके बारे में कभी नहीं सुना होगा, और वैसे भी तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि सचमुच तुम्हारा फ्यूचर में कोई भी काम नहीं है। तुम खुद ही सोच लो ना, आखिरकार तुमसे उसने सच्चाई क्यों छुपाई और तुमसे ये घटिया डिस्गाइज होने वाला काम क्यों करवा रहा है, क्योंकि तुम्हारे अंदर इससे ज्यादा इस्तेमाल करने वाली कुछ भी चीज नहीं है। और हम देखते हैं इस बात को सुनकर उसको थोड़ा रियलाइज होने लगता है, जहाँ पर वो किसी और ही वर्ल्ड में पहुंच जाती है जहाँ उसे ऐसा लग रहा था वो इसका हाथ को पकड़ रहा है, जहाँ उसे देखती है कि एक सड़ी हुई बॉडी जो उसके ऊपर हमला करने वाला है। तो इसे देखकर यूनी थोड़ी सी डरने लगती है और वहाँ जितनी भी बॉडीज होती है वो उसे अपने अंदर खींचने लगती है। तो वो होश में आते हुए कहती है क्या मेरी बॉडी इसी तरीके से सड़ने वाली है और मैं इसी तरीके से मर जाऊंगी। लेकिन हमारा एमसी बीच में बोलते हुए कहता है लेकिन तुम चिंता मत करो, एक रास्ता है जिससे तुम्हारी लाइफ स्पैन बढ़ जाएगी। तो ये सुनकर यूनी सोचते हुए कहती है क्या एक रास्ता है। तो हमारा एमसी उससे कहता है तुम्हारे क्यूआई को रिकंस्ट्रक्शन करना होगा, तुम्हारे बॉडी के अंदर डाली गई जो इनर क्यूआई है उसको रोकने के लिए उसके ऑपोजिट क्यूआई को तुम्हारी बॉडी के अंदर डालना होगा। तो ये बात सुनकर यूनी वो भी सोचने हुए कहती है क्या क्यूआई रिकंस्ट्रक्शन, और हमारा एमसी उसे बताता है इसी तरीके से तुम अपनी बॉडी को सड़ने से रोक सकती हो और यहाँ से बच सकती हो। अब यहाँ से देखो, और इतना कहते ही हम उसकी बॉडी को देखते हैं जहाँ उसके बॉडी में जो भी सड़ा हुआ निशान था वो पूरी तरह से गायब हो गया था। तो इसे देखकर यूनी सोचते हुए कहती है क्या मेरी स्किन वापस से पहले जैसी हो गई है, क्या सचमुच सर योन मुझे खिलौने की तरह यूज करके फेंकना चाहते थे। जहाँ वे सब सोच ही रही होती है, लेकिन तभी हमारा एमसी यूनी से कहता है यहाँ पर बस दो ही लोग हैं जो कि तुम्हारे अंदर इनर क्यूआई को इंजेक्ट कर सकते हैं, एक मैं और दूसरा वो कमीना योन। अब बस चॉइस तुम्हारा है, क्या तुम फिर योन का साथ दोगी जो कि तुम्हें मारना चाहता है, या फिर मेरा जो कि तुम्हारी किस्मत से तुम्हें बचाएगा। तो ये सुनकर यूनी एक पल के लिए थोड़ी सी शांत हो जाती है, फिर वो अपने कपड़े को संभाल कर कांपते हुए उसे कहती है मैं जीना चाहती हूँ, तो बताओ आखिर मुझे क्या करना होगा। तो ये सुनकर हमारा एमसी उसे कहता है ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हें डबल एजेंट बनना है। और हमारे एमसी के इतने कहते साथ ही वहाँ से सीन शिफ्ट होता है, यानी कि कट होता है, हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गार्ड वेट कर रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। तो ये सुनकर गार्ड कहता है आखिरकार अंदर हुआ क्या। लेकिन तभी वहाँ पर कोई और ज्यादा चिल्लाते हुए कहता है मुझे बचाओ, जहाँ पर हम देखते हैं कोई और नहीं बल्कि यूनी होती है जो कि वापस यून की बॉडी में ट्रांसफर होकर वहाँ से भागते हुए कह रही थी मुझे बचाओ, वो एक जानवर है। तो ये देखकर प्रेसिडेंट उसके पास आते हुए कहता है मिस्टर यून यूनहू आखिरकार क्या हो गया। तो ये सुनकर यूनी प्रेसिडेंट से कहती है प्रेसिडेंट आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, वो एक पागल इंसान है, वो पागल है, वो एक जानवर की तरह किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो ये सुनकर प्रेसिडेंट वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, जहाँ वो सोच रहा था क्या इसका मतलब नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और हम अपने एमसी को भी देखते हैं जो कि उनसे माफी मांगते हुए कहता है मैं माफी मांगता हूँ, मैं कंपनसेट कर दूंगा इन सब चीजों के लिए जो भी मैंने यहाँ पर तोड़फोड़ मचाया है। हम देखते हैं कि वहाँ का पूरा कमरा बिखर चुका होता है, वहाँ की हर एक चीज टूट चुकी होती है, और जो प्रेसिडेंट होता है वो सब देखते हुए कहता है आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या। और हमारा एमसी उनसे माफी मांगते हुए कहता है मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं वहाँ पर अलग अलग चीजें दिख रही थी इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तो ये सब देखकर प्रेसिडेंट अपने मन में सोच रहा था यहाँ पर ज्यादा कुछ तो नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ सब कुछ सोच ही रहा होता है पर तभी उसके पीछे जो दूसरा बंदा होता है वो उनसे कहता है मुझे उसे देखने में जरा सा भी स्टेबल नहीं लग रहा। तो ये सुनकर प्रेसिडेंट उससे कहता है यहाँ पर जितनी भी चीजें टूटी है उसकी कंपनसेशन के बारे में हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल के लिए अभी क्या आप ठीक हैं श्योर योन। और हमारा एमसी उनसे कहता है हाँ ठीक हूँ मैं। और उसके बाद हमारा एमसी योन से पूछता है मिस्टर योन क्या आप ठीक है, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी। और ये सुनकर यूनी उससे कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। जहाँ वो सोच रही थी आखिरकार ये कैसी हिम्मत कर रहा है इस तरीके से ओपनली सबसे बात करने का, ये नॉर्मली तो ऐसा नहीं था। जहाँ वो सब यही सोच रही होती है हमारा एमसी नीचे बैठते हुए कहता है चलो कोई बात नहीं, फिलहाल यहाँ पर किसी को चोट नहीं लगी, ये अच्छी बात है, लेकिन ये कितनी बुरी बात है मैं यहाँ पर चाय नहीं पी सका, लेकिन कोई ना हम दोबारा बैठकर आराम से चाय जरूर पियेंगे। लेकिन ये सारी बातें हमारे एमसी के कहने का कुछ और ही मतलब था। जहाँ वो कहना चाहता था यून ही हमें दोबारा मिलना होगा और योन के बारे में हम लोग डीपली बात करेंगे। और इसी के साथ हमें हमारे एमसी की एक और पास्ट की मेमोरी दिखाई देती है जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा छोटा था, जहाँ उसके मास्टर उसे पूछ रहे थे मुझे बताओ आखिर एक रक्षक क्या होता है, लेकिन उसके मास्टर उसका
उसका जवाब देते हुए कहते हैं, एक रक्षक वो होता है जो कि अपनी तलवार से लोगों की मदद करे। से तुम्हारी तलवार बस लोगों को बचाने के लिए उठेगी। अगर वो लोग किसी भी खतरे में हैं तो तुम्हें अपना जीवन देकर उन्हें बचाना होगा। और ये बात तुम हमेशा याद रखना, तुम जिसकी रक्षा कर रहे हो वो हर एक चीज से ऊपर है, भले ही वो तुम्हारा जीवन हो या चाहे फिर वो तुम्हारे माता पिता। और वैसे भी जिसके पास बचाने के लिए कुछ होता है वो इतनी आसानी से तो नहीं मरता, और ये चीज तुम हमेशा याद रखना। चोक्रोगियोन। और इसी के साथ हमारे एमसी की प्रेजेंट में आँख खुल जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसका चेकअप हो रहा था। तभी वहाँ के सभी डॉक्टर बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लगते हैं। वहाँ कहते हैं इनकी कंडीशन अचानक से पैनिक होती जा रही है। मिस्टर चोरोगियोन, क्या आप ठीक हैं? तो हमारा एमसी से बोलता है, नहीं मैं ठीक हूँ। और आखिरकार कितना समय लगेगा ये सब करने में? तो टीम लीडर उससे बोलता है, मैं तुम्हारा थैंक्स कर रहा हूँ क्योंकि तुम हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हो और तुम्हारी वजह से हमें काफी ज्यादा रिसर्च मटेरियल मिल चुके हैं। लेकिन अभी तुम फिलहाल के लिए थक चुके हो तो हम ये रिसर्च किसी और समय पर कर लेंगे। और तुम टीम लीडर के पीछे किसी बंदे को नोटिस कर रहे हो? अगर इस बंदे को नोटिस किया तो हमारे एमसी ने इसका रिप्ले दे दिया है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। तो उसकी बात सुनकर हमारा एमसी अपना कपड़ा पहनते हुए कहता है, तो ठीक है मैं चलता हूँ, मुझे अपना एक प्रॉमिस पूरा करना है। और साथ ही सोच रहा होता है, मैं भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उनकी इतनी परवाह करता हूँ जिसकी वजह से मुझे सपना बार बार आया जा रहा है। और उसके बाद हमारा सीन वहाँ से शिफ्ट होता है, हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बेकरी से सामान खरीद रही थी, जहाँ वो लड़की कहती है तुम लेट हो चियोक्रियोगियोन। और हमें पता चलता है कोई और नहीं बल्कि यूनी ही है। और हम अपने एमसी को भी देखते हैं जो कि वहाँ पर हुडी पहन कर आया था। वो अपनी हुडी उतारते हुए कहता है, जो प्रेसिडेंट है उसने मेरे पीछे किसी को अपॉइंट किया था। तो यह सुनकर यूनी उससे पूछती है, तो क्या तुम्हें कोई फॉलो किया जा रहा है? तो हमारा एमसी उससे कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, चलो चलकर कहीं पर बैठते हैं। और उसके बाद वो एक जगह पर बैठ जाते हैं, लेकिन उस जगह का हमें नाम तो नहीं बताया जाता है। और यूनी उससे बोलती है, तुम्हें नहीं लगता कि ये चीज अजीब है? तुम्हारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है तो आखिर तुम इतना सारा ड्रिंक क्यों ऑर्डर कर रहे हो? और यहाँ तो मैं भी अमीर नहीं हूँ। तो हमारा एमसी से बोलता है, ए औरत, यहाँ पर सिर्फ मैं सवाल पूछूंगा। तो हमारा एमसी से आगे बताता है, ओक्योंग, मुझे उसके सच्चाई के बारे में आखिरी में पता चला। ओक्योंग उस परिवार का हिस्सा था जिसकी मैं रक्षा करता था। मैंने सोचा था कि वो किसी एक्सीडेंट में मर गया होगा, लेकिन पता नहीं वो कब से रेबलियन की प्लॉटिंग कर रहा था। तो ये सुनकर यूनी चाय पीते हुए कहती है, उसके बहुत सारे सीक्रेट हैं और शायद इसी वजह से वो एक मास्क पहनता था। मुझे बस उसको अच्छे से फॉलो करना था, इसलिए मैं उसकी ऑर्डर मानती थी। और मुझे शक है तुम्हें जो जवाब चाहिए था और जिसकी तुम उम्मीद कर रहे हो वो मिल चुका होगा। तो हमारा एमसी यूनी से पूछता है, क्या योन और तुम लौटे हो जो कि फ्यूचर में आए हो? तो यूनी कहती है, हाँ जहाँ तक मुझे पता है। इसके लिए तो मैं भी बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ और मैंने इसके लिए बहुत ही ज्यादा रिसर्च किया, लेकिन न ही उनके बारे में कुछ भी कहा गया है और न ही इसके बारे में कोई सबूत भी है। तो ये सुनकर हमारा एमसी उससे पूछता है, तो आखिरकार योन अभी कहाँ पर है और वो क्या कर रहा है? तो यूनी उससे बोलती है, वो करंटली अभी समुद्र के बाहर है और अब तुम मुझे ये मत बताना कि तुम उसे इसी हालत में मिलने चाहते हो, वो पहले से बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुका है। लेकिन तभी जो हमारा एमसी उसे रोक देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा एमसी कहीं पर देख रहा होता है। तो उसे कहीं और देखता हुआ देखकर यूनी उससे पूछती है, आखिरकार तुम क्या देख रहे हो? लेकिन हम देखते हैं कि हमारा एमसी किसी चीज को सेंस कर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। और तभी हमारा सीन वहाँ से शिफ्ट होता है, हमें ओक्योंग को दिखाया जाता है जो कि अचानक से रुक गया था। तो उसके पास एक पर्सन आते हुए पूछता है, डायरेक्टर क्या हुआ, आपको कुछ हुआ है क्या? तो ये सुनकर योन कहता है, नहीं नहीं नहीं, और एक स्माइल देते हुए कहता है, बस कुछ इंटरेस्टिंग चीज सामने आ गई थी। और हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि अचानक से खड़ा होते हुए कहता है, कितना बेचारा हूँ मैं। तो ये सुनकर यूनी से हैरान होते हुए पूछती है, आखिरकार तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? लेकिन जो हमारा एमसी होता है उससे कहता है, मैं इसमें एक कंडीशन ऐड कर रहा हूँ। तो यूनी उसकी बात समझ नहीं पाती है, इसलिए उससे पूछती है, क्या आखिर तुम किस तरीके की बातें कर रहे हो? लेकिन जो हमारा एमसी था वो सोच रहा होता है, उसकी प्रेजेंस को सेंस करने के बाद मुझे समझ में आ गया है कि मैं कितना ज्यादा बेचारा और अंधा था। बदले के लिए अभी के लिए मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या है? और उसके बाद उसे अपनी मिस की याद आती है, जहाँ वो सोच रहा होता है, हाँ सही है, मगर हम दोनों यहाँ पर हैं। ओक्योंग भी तो हमारे एमसी को इस तरीके से देखकर उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, ए तुम, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हमारा एमसी तो उसकी बातें सुन ही नहीं रहा था, जहाँ वो याद करता है कि कैसे उसके मास्टर ने कहा था, अगर किसी के पास कोई बचाने के लिए होता है तो वो इतनी आसानी से तो नहीं मरता। और तुम ये बात याद रखना चियोक्रोगियोन। और फिर उसका मास्टर उसे पूछता है, एक रक्षक के लिए उसका आयरन रूल क्या है? और उसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर हमारा एमसी ये बात याद करते हुए सोच रहा था, अभी के लिए मेरे लिए सबसे ज्यादा मेन प्रायोरिटी ये है। और इसके बाद वो यूनी से बोलता है, मुझे मेरी लेडी को ढूंढना होगा और यही है मेरा आयरन रूल। तो यह सुनकर यूनी से पूछती है, तो क्या उसे ढूंढने का कोई तरीका है? तो एमसी कहता है, मैं ट्राई करूंगा। तो यूनी से बोलती है, देखो ये इतना आसान नहीं है, मुझे तो बहुत ही मुश्किल से उसका शक्ल याद है, लेकिन
हमारा एमसी पेन उठाते हुए कहता है, अरे कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मैंने अपनी पूरी जिंदगी उनको सर्व किया है, इसलिए मुझे उनके बारे में हर एक चीज याद है। ये बोलते हुए वो उनकी ड्राइंग करने लगता है और फिर उस पेंटिंग को देखते हुए हमारे एमसी से कहती है, सच बोलना तुम सच्ची मुझ बॉडीगार्ड ही थे ना। और उसके बाद हम हमारे एमसी की ड्राइंग को देखते हैं तो इस ड्राइंग को देखकर यूनी बोलती है, वाओ सचमुच यार तुमने तो बहुत ही ज्यादा अच्छी ड्राइंग बनाई है, इस ड्राइंग की मदद से हम उसे पक्का ढूंढ निकालेंगे। और उसी के साथ वहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो किसी से कहती है, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो। और हम देखते हैं कि उसके पास वही लड़की आती है जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, अरे वही सुसाइड वाली है, जहाँ वो कहती है, ए चुई सियून मैंने तुम्हें कहा था ना कि हम दोनों एक साथ चलेंगे, आखिरकार तुम अपने मैनेजर के बिना यहाँ से कैसे जा सकती हो। तो ये सुनकर चुई कहती है, अगर मैं सच बताऊँ तो मैं ठीक हूँ। तो ये सुनकर वो लड़की कहती है, कितनी नादान हो तुम। और वेल दोस्तों कंफ्यूजन है, आखिर इस लड़की ने स्टार्टिंग में सुसाइड क्यों किया और इस लड़की को बार बार हमारा ऑथर क्यों दिखा रहा है, शायद से आगे जाकर इसका रीजन मिलेगा। बट यार कंफ्यूजन बहुत ही ज्यादा मेरे दिमाग में खटक रहा था कि इसने साला पहले सुसाइड क्यों किया, फिर सुसाइड को फिर छोड़कर क्यों आ गई, ये अभी तक साला समझ में नहीं है। लेकिन राइटर कुछ भी करवा सकता है स्टार्टिंग में। हम भले ही एक स्कूल स्टूडेंट हैं, लेकिन तुम फिर भी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं हो। तुम्हारी ऑलरेडी एक बहुत ही ज्यादा पागल फैन क्लब बनी हुई है जिससे तुम्हें खतरा है अपने फैन से, और तुम्हारे तो बहुत ही ज्यादा डरावने फैंस हैं। तो इसकी वजह से अगर तुम अकेले घर जाओगी तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। और तुम्हें याद ही होगा कि कुछ दिनों पहले उनमें से एक हॉलवे में ही छुपा हुआ था। तो आखिरकार ये सब होने के बावजूद भी मैं तुम्हें यहाँ से अकेले जाने दे सकती हूँ। तो यह सुनकर चोई उससे कहती है, हाँ वो सच में बहुत ही ज्यादा डरावना था। यह सुनकर वो लड़की कहती है, देखा लेकिन फिर भी मुझे तुमसे बहुत ही ज्यादा जलन होती है, पता नहीं मुझे कब तुम्हारी जैसी अटेंशन मिलेगी, मुझे भी तुम्हारी जैसी अटेंशन चाहिए। यार आखिर लड़की मैं भी तो हूँ, लेकिन सारा का सारा अटेंशन तुम ही लेकर चली जाती हो। तो यह सुनकर चोई कहती है, वैसे तुम भी कुछ कम नहीं हो, मैंने सुना है कि तुम्हारा जो हान रिवर वाला इंटरव्यू था उसमें बहुत सारे व्यूज आए। यानी कि यार समझ में आया दोस्तों, ये यूट्यूबर है यार, और यूट्यूबर में कैसा कलेश चलता है तो ये तो आप लोग जानते ही हो। जैसे ही नाजायज खान का दंगा, हमारे इल्विस भाई का झंडा, और हम देखते हैं कि अंश के पीछे कोई उन्हें स्टॉक कर रहा होता है और हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि हमारा एमसी है। और यूनी होती है जहाँ पे वो दोनों इन दोनों के ऊपर नजर रख रहे थे। और यूनी हमारे एमसी से कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि ये वही लड़की है। हम देखते हैं कि यूनी के हाथ में आईफोन होता है, जहाँ वो कहती है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था इस वाले चीज से, इसके जरिए हमें इन्फॉर्मेशन और कुछ भी और कहीं भी काफी जल्दी से मिल सकता है। और इसके अंदर तो बहुत ही ज्यादा कमाल का एक स्पेशल फंक्शन भी है, लेकिन जो हमारा एमसी है तो उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। जहाँ वो कहता है, हमने बहुत ही कम समय में बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है। तो हमारे एमसी की बात को सुनकर यूनी उससे कहती है, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हमें पूरे साल की वहाँ एनर्जी खर्च करनी होगी इसे चीज को ढूंढने के लिए। तो ये सुनकर हमारा एमसी से कहता है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकती हो, तुम 2 मिनट के लिए बात। जहाँ ये सब कही रहा होता है, लेकिन जैसे उन दोनों की तरफ देखता है कि वो देखता है कि वहाँ से दोनों गायब हो चुकी हैं। और तभी वहाँ पर एक चीख की साउंड आती है और हम देखते हैं कि 2 लड़कों ने उनका रास्ता ब्लॉक कर रखा है। जहाँ पर वो लड़की कहती है, तुम कौन हो। तो यह सुनकर उनमें से एक बंदा कहता है, आखिरकार तुम लोग भाग क्यों रही हो। तो दूसरा वाला कहता है, इसी की वजह से तुम लोग गीले हो जा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए भागना बंद करो। और हाँ, तुम लोग बिल्कुल भी गलत मत समझो, चॉइस यून के फैन हैं और हमने कल ही इनाम लिखाया है पब्लिक सर्वेंट में, तो इसलिए क्या तुम हमें इंकरेज करने के लिए एक हक दे सकती हो, और हो सके तो हमारे साथ एक फोटो भी, और हो सके तो वो जो फोटो हो थोड़ी प्राइवेट होती तो वो काफी ज्यादा अच्छा होता। जब तुम हार्ड टाइम से गुजर रही थी तो हम लोगों ने तुमको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया, तो इसलिए तुम इतना तो हमारे लिए कर ही सकती हो। तो ये देखकर जो ब्लैक बालों वाली लड़की होती है तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो जाती है, और वो दोनों जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अजीब सा फेस बनाते हुए उन दोनों के पास आते हुए कहते हैं, इतना तो तुम कर ही सकती हो है ना, हमारे लिए, अपने फैंस के लिए। और हम देखते हैं ये सब चीजें हमारा एमसी और यूनी देख रहे थे, और जो यूनी होती है वो कहती है, आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। लेकिन जो हमारा एमसी है तो कुछ भी नहीं कहता, वो बस उन्हें देख रहा होता है। इन्हें देखने पर तो बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा, तो क्या बस हमें यहाँ पर खड़े होकर देखना चाहिए। लेकिन हमारा एमसी अपने पास्ट को याद करते हुए कहता है, डैंडेलियन और माय लेडी ये दोनों एक ही तरह हैं। मेरी लेडी डैंडेलियन की फूलों की तरह स्मेल करती है, और उसी की तरह वो गोरी है। वो एक अमीर खानदान से थी, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा रोती थी। अगर वो एक बार बीमार पड़ती तो वो बहुत ही बुरी तरीके से बीमार हो जाती। और वैसे भी जिन्हें हर पर सुरक्षा और देखभाल की जरूरत हो, जो कहते हुए हमारा एमसी तो नीचे आ गया था। और हम उसी तरफ देखते हैं जहाँ पर वो मोटा वाला लड़का होता है सियोन को गले लगा लेता है, जहाँ हंसते हुए कहता है, फाइनली मैंने इन्हें हक कर ही लिया। ये सब होते हुए यूनी उन्हें सब देख रही थी, और हमारा एमसी हमें बताता है, मेरी जो लेडी थी इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर थी
और हम प्रेजेंट के सीन में देखते हैं जहाँ पे जो ब्लैक वाली लड़की है उसने उन सभी को कूट दिया है और उसके परछाई में हमें उस लड़की की झलक दिखाई देती है। और भाई सच्चीमुच ये सीन देखकर तो मैं भी काफी ज्यादा हैरान हो गया यार। मैं सोचा था कि आखिर वो होगी यार उसकी मिस, लेकिन तो कोई और ही निकला। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिर शायद से उसका प्लान ही होगा उस ब्रिज पे आना, और भी उसके कई सारे प्लान थे, उनमें से शायद से ये एक प्लान होगा। चलो आगे से देखते हैं आगे कितना ज्यादा ये इंटरेस्टिंग सीरीज बनते जाता है यार। और हमारा MC हमें बताता है वही मेरी लॉर्ड है, और हम देखते हैं कि उनकी शक्ल पूरी तरह से सेम थी। और फिर उसकी नजर हमारे MC की तरफ चली जाती है जहाँ पर वो देखती है कि वो बारिश में भीग रहा था। तो इसे देखकर ये दोनों थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद वो ब्लैक बॉय वाली लड़की हमारे MC के पास आने लगती है और हमारा MC उससे माफी मांगते हुए कहता है मुझे माफ कर दीजिए, मैं माफी मांगता हूँ आपसे, मैं बहुत ही ज्यादा लेट हो गया। और ये कहते हुए वो सोच रहा होता है यही मेरी लेडी है, ये डेफिनेटली वही है। तो ये सोचकर वो अपने जैकेट को निकालते हुए कहता है माय लेडी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठंड है तो प्लीज आप इसे पहन जाओ, इतना कह रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो ब्लैक बाल वाली लड़की वो स्टैंड लेते हुए हमारे MC के ऊपर खींचकर एक जोरदार मुक्का मारती है। तो इसे देखकर तो हमारा MC भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, ना ही वो समझ पा रहा था कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। जहाँ वो कहता है माय लेडी तो वो जो ब्लैक बाल वाली लड़की होती है वो हंसते हुए कहती है बहुत समय हो चुका है क्यों। लेकिन यार कसम से यार इस सीरीज में तो काफी ज्यादा यार इंटरेस्टिंग फैक्टर था। मतलब यार यहाँ पर सबको अपनी याददाश्त याद है, अब पता नहीं क्या होने वाला है। तो भाई मुझे लगता है मचेगी इस वर्ल्ड में भी।